नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति कुमारी और आपका स्वागत है सिनेमा वोकल पर। इस चैनल पर आपको मूवीज एक्सप्लेन्ड से जुड़ी मजेदार और जानकारपूर्ण वीडियो मिलेंगी। तो फिल्म की शुरुआत एक लड़की से होती है जो वॉशरूम में अपने कपड़े धो रही थी। जिस वक्त उसे फील हुआ कि कोई उसके पीछे है, पीछे मुड़ने पर वहाँ एक भयानक दिखने वाली कोई चीज थी, जैसे कोई बूढ़ी चूड़ैल, जिसको देखने पर एडा की चीख निकल गई। जिस टाइम उसके दोस्त उसे देखने के लिए वॉशरूम के पास आए, दरवाजा खोलते ही एडा ऐसे खड़ी थी जैसे किसी ने उसकी रूह निकाल ली हो। कहानी अब 2 दिन पहले की दिखाई जाती है, जहां एडा और उसकी बचपन की दोस्त माया बातें कर रही हैं। माया अपने भाई और कजिन्स के साथ हाइकिंग के लिए जा रही थी और यहीं पर वो एडा को भी इनवाइट कर लेती है, पर एडा को डर था कि उसके मॉम उसे परमिशन ही नहीं देंगी। इसी तरह बातें करते हुए एडा अपने बालों में हाथ फेरती है तो उंगलियों में फंसकर बहुत सारे बाल उसके उतर आते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो बाल फेंक देती है और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि माया एडा की मॉम से परमिशन लेने के लिए आई थी ताकि वो एडा को हाइकिंग ट्रिप पर भेज दी। फाइनली एडा की मॉम मान भी जाती है और एडा माया को घर के बाहर तक सी ऑफ करने के लिए आती है। जिस टाइम माया एडा के पीछे एक भयानक शैडो को खड़ा हुआ देखती है जिसकी लाल आंखें थी। इसे देखते ही वो डर गई और फौरन उसने यहाँ से भागने की एडा कंफ्यूज होकर अपने पीछे देखती रही, लेकिन उसे तो वहाँ कुछ भी नहीं दिखा था। लेकिन इस तरह ये प्रूव हो गया कि कोई नेगेटिव एनर्जी एडा के घर पहले से ही रह रही थी और वही एडा की बॉडी के ऊपर और माइंड के ऊपर इफेक्ट कर रही थी, असर डाल रही थी। फिर अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये सारे फ्रेंड्स मिलकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन्हें हाइकिंग करनी थी। यहाँ पर पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी, तो इन सब ने गेस्ट हाउस में रुकने का डिसाइड किया। रात होते ही एडा को पेट में दर्द होना शुरू हो गया। उसे पता चला कि उसको पीरियड्स हो गए हैं। ये बात जब वो माया को बताती है तो माया कहती है, तुम कहो तो हम घर वापस चलते हैं। ऐसी हालत में माउंटेन्स पर हाइकिंग करना ठीक नहीं होता, लेकिन एडा ने उसे मना कर दिया। उसे बहुत मुश्किल से परमिशन मिली थी और वो इन लम्हों को यादगार बनाना चाहती थी। बस इस छोटी सी वजह से वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकती थी। दोबारा उसे मौका मिलता या ना मिलता, अब माया भी उसके साथ ज्यादा बहस नहीं करती और एडा अपने कपड़े धोने के लिए वॉशरूम में चली जाती है और यहीं पर उसे पहली मर्तबा वो भयानक बूढ़ी भूत दिखाई देती है। ये वही सीन है जो हम मूवी के स्टार्ट में देख चुके हैं। यहाँ पर उसकी चीख मारने पर उसके सारे दोस्त आ चुके थे और उसने जब दरवाजा खोला तो सबको ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसकी रूह खींच ली हो। वो बोल नहीं रही थी, बात नहीं कर रही थी, यहाँ तक कि आंखें भी नहीं झपका रही थी। सब लोग उसे पकड़कर रूम में लेकर आते हैं और उससे पूछते हैं क्या हुआ, तो वो बताती है कि मैंने वॉशरूम में किसी अजीब सी क्रिएचर को देखा था। वो पतली सी लंबी सी थी, सफेद बालों वाली, जैसे कोई बूढ़ी औरत हो, और उसकी आंखें किसी लाल बल्ब की तरह चमक रही थी। ये सब बातें जब इस गेस्ट हाउस की ओनर सुनती है तो डर जाती है और इन सबको बताती है कि ऐसे ही एक क्रिएचर सालों पहले भी इस जगह पे देखी गई थी, जिसने यहाँ आने वाले लोगों का जीना हराम कर दिया था। और फिर यहाँ पर कुछ लोगों की मदद से बहुत सारे रिचुअल्स करने के बाद उस एंटिटी से हमारी जान छूटी थी और अब अगर वो दोबारा आ गई है तो ये बहुत बड़ा खतरा है। हो सकता है कि अगर वो ईदा को नजर आई है तो ईदा के साथ ही यहाँ आई हो। ये बात सुनकर यहाँ पर सब लोग डर जाते हैं और इनमें से एक लड़का तो ये भी कह देता है कि हमें ईदा को वापस घर भेज देना चाहिए। लेकिन माया ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि माया को पता था ईदा कितना एक्साइटेड है इस ट्रिप के लिए और उसे इसके बाद कभी परमिशन भी नहीं मिलेगी। इस टाइम तो सारे सो जाते हैं और अगली सुबह जब ये सब उठते हैं तो एडा इतनी ज्यादा एक्साइटेड होती है कि उसके मूड को देखकर किसी को लगता ही नहीं कि रात उसके साथ कुछ हुआ भी था। सभी लोग अपना अपना बैग उठाते हैं और ट्रैकिंग स्टार्ट कर देते हैं। पहाड़ों की खूबसूरती देखते हुए माया और एडा तो इसमें खो ही गई। एडा को तो अफसोस होने लगा था कि वो क्यों अपना कैमरा घर भूल आई। सीन कट होकर अब हमें एडा के घर पर एडा की मॉम को दिखाया जाता है। जब वो सफाई कर रही होती हैं तो उन्हें एडा की डस्टबिन में बहुत सारे बाल और एडा के खून से भरे टिश्यूज दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो परेशान हो जाती हैं। वो ये बात एडा के डैड को भी बताती हैं, लेकिन एडा के डैड कहते हैं इतनी छोटी छोटी बातों को सर पर सवार नहीं करते, जब एडा आएगी तो तुम उसे डॉक्टर को दिखा देना। यहाँ ट्रैकिंग करते हुए एकदम से एडा को थका थका महसूस होने लग जाता है, उसकी सांस उखड़ जाती है और वो जब रेस्ट करने के लिए वहाँ बैठती है तो एकदम से उसकी आंखें भी अजीब पड़ जाती हैं। उसकी ऐसी हालत को देखते हुए सभी पैनिक करने लग जाते हैं और माया जब उसके कान में उसका नाम बोलती है तब वो एकदम से होश में आती है। उसके ठीक होने के बाद ये लोग दोबारा अपनी ट्रैकिंग कंटिन्यू कर देते हैं और आधा रास्ता होने पर ये सब लोग थोड़ी देर सांस लेने के लिए रुकते हैं। इस टाइम जब सब लोग खाने पीने में और हंसी मजाक करने में बिजी थे तो एडा चुपके से उठकर यहाँ से चली गई और पास में बनी एक झील के पास चली गई। माया ने जब देखा तो वो भी उसके पीछे आई और एडा से कहने लगी, इस तरह अकेले कहीं भी जाना ठीक नहीं है, तुम समझो ये जगह इतनी भी सेफ नहीं। एडा जैसे ही उसकी तरफ मुंह करती है तो माया ये देखकर डर जाती है कि उसके हाथ किसी चुड़ैल की तरह काले पड़ गए थे और लंबे हो गए थे और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद पड़ चुकी थी
और अजीब सी मुस्कुराहट के साथ एदा उसका गला पकड़ लेती है। माया की चीखने चिल्लाने की आवाजें सारे लड़कों को यहाँ ले आती हैं और वो लोग बहुत ही मुश्किल से माया को एदा से छुड़वाते हैं। जैसे ही एदा माया को छोड़ती है, माया को झील के बिल्कुल दरमियान में एक लंबी बूढ़ी एंटिटी दिखाई देती है जिसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसके लंबे लंबे बाल थे और उसकी भी लाल आंखें बिल्कुल उसी तरह चमक रही थी जैसी आंखें उस एंटिटी की चमक रही थी जिसे एदा ने देखा था। इस टाइम माया के अलावा कोई भी उसे देख नहीं पाया। खैर, ये लोग एदा को लेकर वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं, उसको कुछ सुंघाते हुए होश में लेकर आते हैं। एदा ने जो अब किया था उसके बारे में जब ये लोग सवाल करते हैं तो एदा को कुछ भी याद नहीं था। अब माया ने एदा से कहा, मुझे लग रहा है कि तुम्हें किसी स्पिरिट ने पोसेस कर लिया है, यानी किसी आत्मा ने अपने कब्जे में ले लिया है। ये बात सुनकर एदा जोर जोर से हंसने लग जाती है और कहती है, पागल हो, मुझे लगता है तुम आजकल ज्यादा ही मूवीज देख रही हो। ऐसे कोई भी चीज इंसानों को पोसेस नहीं कर सकती। उसकी हालत को देखते हुए इस टाइम सारे डर गए थे। सारे इस बहस में पड़ जाते हैं कि क्या इन्हें ट्रैकिंग को ही खत्म कर देना चाहिए या फिर पहाड़ की चोटी तक चढ़ना चाहिए। उनकी ये बात सुनकर एदा को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, पहाड़ की चोटी पर तो मैं चढ़ कर रहूंगी, मेरे पास पहली और आखिरी मर्तबा ये मौका है, मैं तो इस मौके को हाथ से जाने नहीं दूंगी। और तुम सब लोग भी ना डरो, छोटी सी तो पहाड़ी है, हम जल्दी इस पर चढ़ जाएंगे। एदा की बातों से सबको हौसला मिलता है और ये सब लोग दोबारा अपना सफर शुरू कर देते हैं। ऊपर चढ़ते हुए थोड़ी ही दूर जाने पर इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे इनके इर्द गिर्द कोई भाग रहा हो और उस जगह पर इन्हें एक बच्चे की हंसी की आवाज़ें सुनाई देने लगी, जिसकी वजह से ये सभी लोग डर गए। और माया तो उस शेडो को भी देख पाई। माया ने इसको भी इग्नोर किया और सबके साथ सफर कंटिन्यू करती रही। थोड़ी ही आगे जाने पर माया को रास्ते में खड़ा एक बूढ़ा आदमी भी नजर आया और ये सब लोग जब उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचे तो इन्हें एक डरावनी आवाज सुनाई दी। ये आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि इन सबके कान फटने लगे और इन्होंने अपने कान बंद कर लिए, यहाँ तक कि सभी लोग बेहोश हो गए। और जब इन्हें होश आया तो वो बूढ़ा आदमी माया ने देखा कि यहाँ से जा चुका था। यहाँ पर मौजूद लड़के ये बात कहने लगते हैं कि इनके साथ ये अजीबोगरीब काम एदा की वजह से हो रहे हैं। एदा को क्योंकि पीरियड्स आए हैं, ऐसी कंडीशन में लड़कियां बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करती हैं और एदा की वजह से ही ये अजीबोगरीब चीजें उनके साथ हो रही हैं। उसकी ये बात सुनते ही एदा गुस्से से उसे देखती है और उसकी बातों को इग्नोर करते हुए ये सब लोग दोबारा अपना सफर कंटिन्यू कर देते हैं। अब ये थोड़ा सा ही चले थे कि एदा की हालत दोबारा से बिगड़ने लगी। इन्होंने एदा को बिठाकर पानी पिलाया। पानी पीते पीते ही उसके माथे पर झुर्रियां आने लगी, उसका चेहरा बिगड़ गया और बॉडी भी अकड़ गई। उसके होंठ सफेद पड़ने लगे और वो इस तरह से मुस्कुराई जैसे किसी और एंटिटी ने उसे पोसेस कर लिया हो। वो लड़का जो बार बार एदा को वापस छोड़ने की बात कर रहा था, वो कहता है कि अगर एदा की हालत ऐसी ही रही फिर तो हम इस माउंटेन को सर नहीं कर पाएंगे। उसका ये बात कहना था कि एदा की बॉडी को झटके लगने लगे और वो इतने भयानक तरीके से हंसने लगी कि उसकी हंसी पूरे माउंटेन्स के जंगलों के अंदर फैलने लगी। ये सब लोग भी डर गए। माया जान गई थी कि एदा की दिमागी हालत भी ठीक नहीं रही, इसीलिए वो एदा के साथ साथ सभी लोगों को ही वापस चलने का कहती है। और ये बात सुनकर सफेद आंखों के साथ एदा अजीब से अंदाज में उसे कहती है, तुम सब चले जाओ, मैं तो ये पहाड़ी सर करके ही रहूंगी क्योंकि ये पहाड़ी मेरी हो चुकी है। ऐसे ही बातें करते करते उसकी आंखों में खून भी उतर आया। सभी लोग डरकर उससे पीछे हो गए और माया समझ गई कि जो एंटिटी वो बाहर बाहर एदा के पीछे देख रही थी, उसी एंटिटी ने एदा को पोसेस कर लिया है। एदा सब लोगों से कहती है, मैं तो ऊपर तक जाऊंगी और जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे मार डालूंगी। ये बातें कहते ही वो अकेले ही अपना सफर शुरू कर देती है। सब लोग पीछे से उसे देखते रह जाते हैं और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एदा उन सबकी नजरों से गायब भी हो गई। माया जो अभी भी कंफ्यूज खड़ी थी, उसने देखा कि दूर से एक बूढ़ी औरत अभी भी इनके ऊपर नजर रखे हुए है और ये बूढ़ी औरत अभी भी माया के अलावा किसी और को नजर नहीं आ रही। और यहाँ हमें रिवील होता है कि माया के पास एक सुपर पावर थी। उसकी स्पिरिचुअल आई यानी थर्ड आई खुल चुकी थी, जिसकी वजह से वो सारी ही एंटिटीज या दूसरी क्रिएचर्स को देख सकती थी। इसलिए मूवी के स्टार्ट से अब तक सारी एंटिटीज माया को ही नजर आ रही थी, जो एंटिटीज आम लोगों के लिए देखना नामुमकिन है। यहाँ पे माया जल्दी से अपने सारे भाइयों और कजिन्स को कहती है कि चलो एदा का पीछा करते हैं। जैसे ही ये लोग एदा के पास पहुंचते हैं, माया भागकर एदा के पास जाती है और उसे आगे बढ़ने से रोकने लग जाती है। इस टाइम माया की आंखों से आंसू भी निकल रहे थे और एदा भी रोने लगी। रोते रोते एदा ने कहा कि ये सफर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी यादगार बनेगा और मैं इसे अधूरा नहीं छोड़ सकती। अब माया का जो कजन सबको वापस चलने को कह रहा था, माया उसे भी समझा देती है कि एदा की बात मानते हुए हम चोटी को सर कर लेते हैं, क्या पता ऊपर जाते जाते सब चीजें वापस नॉर्मल हो जाएं। सभी लोगों ने अपना मुंह ठीक किया और ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो गए। जैसे जैसे ये और ऊंचाई पे चढ़ रहे थे, एदा की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी थी, लेकिन एदा अपने आप पर काबू पाते हुए ऊपर चढ़ती रही
और फाइनली ये लोग चोटी को सर कर भी लेते हैं, जो लगभग 3000 मीटर की बुलंदी थी। अब रात भी हो चुकी थी। ये लोग यहीं पर टेंट्स लगाते हैं और आराम करने लग जाते हैं। जैसे ही रात परवान चढ़ती है, एदा की तबीयत दोबारा बिगड़ने लग जाती है। उसकी बॉडी ऐसे अकड़ गई थी जैसे उसकी बॉडी के अंदर कोई और चीज आ गई हो। कुछ ही देर में वो नीचे गिर गई और उसकी पूरी बॉडी में झटके लगने लगे। उसकी आवाज़ें सुनकर सभी लोग अपने कैंप से बाहर निकल आए। एदा की तबीयत इनके संभालने में तो नहीं आ रही थी, इसलिए ये सब लोग नीचे की तरफ जाते हैं ताकि आसपास से कोई मदद बुला सके, और इन्हें यहीं पास में रहने वाला एक आदमी मिल जाता है। वो आदमी इन लोगों के साथ इन लोगों के टैंक तक आता है और एदा की हालत को देखते हुए एदा के कान में कुछ चीजें पड़ता है, जिसकी वजह से एदा की आंखें काली पड़ जाती हैं और उसके पूरे मुंह की वेन्स भी नीली हो जाती हैं। उसकी बॉडी के हिस्से इस तरह मुड़ रहे थे जैसे कि सारी हड्डियां टूट जाएंगी। जब ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तो उस आदमी ने भी जो कुछ वो पढ़ रहा था वो और जोर से पढ़ना शुरू कर दिया और एकदम से एदा नॉर्मल हो गई। ऐसा लगा कि जैसे जिस भी चीज ने एदा के ऊपर कब्जा किया हुआ था उसने एदा की बॉडी को छोड़ दिया। इसी टाइम सीन कट होकर हमें घर पर एदा की मॉम को दिखाया जाता है, जो इस टाइम प्रे कर रही थी, यानी नमाज पढ़ रही थी। और इस टाइम पर उन्हें लग रहा था कि जैसे कोई उनको घूर रहा हो, हालांकि उनके घर पर कोई भी नहीं था। और जब वो ये बात अपने हस्बैंड को बताती हैं तो वो उन्हीं का मजाक बना देते हैं। खैर, दोबारा हम एदा को टैंक के अंदर देखते हैं, जहाँ पर वो एकदम से सोते सोते उठ जाती है। उसका चेहरा बदल जाता है उसी लड़की में, उसी एंटिटी में जिसे बार बार हम एदा के साथ देख चुके हैं। माया डर कर एकदम से उठ जाती है और हमें पता चलता है कि ये सब माया का हाथ था। लेकिन उसने क्या देखा कि एदा जो कुछ देर पहले उसके साथ लेटी हुई थी वो उसके साथ नहीं थी। वो एदा को ढूंढने के लिए बाहर निकली। उसे एदा नजर भी आ गई और उसने जैसे ही एदा को बुलाया तो एदा उसकी तरफ पलटी, लेकिन अब एदा का चेहरा एदा का नहीं था। यानी जो कुछ माया ने अपने ख्वाब में देखा था वो सच में भी हो रहा था। और यहाँ माया समझ गई कि इस टाइम एदा दोबारा किसी एंटिटी के या किसी शैतान के पोजेशन के अंदर है, उसके कब्जे में है। माया एदा को कुछ थप्पड़ मारती है और जैसे ही एदा होश में आती है तो वो उसे अपने टैंक में ले जाती है। फाइनली अब सुबह भी हो गई। इन सब लोगों ने अपने बैग पैक किए और वापस जाने की तैयारी करने लगे। माया ने देखा कि एदा उनके साथ नहीं थी। एदा को ढूंढते हुए वो उस तक गई तो एदा ने उससे कहा, मेरा यहाँ से जाने को दिल ही नहीं कर रहा। मुझे लग रहा है कि जैसे ये माउंटेन ही मेरा घर हो। मुझे जो यहाँ सुकून मिल रहा है वो सुकून मुझे आज तक नहीं मिला। जाने से पहले एदा कुछ देर तक एक बहुत बड़े से पत्थर को देखती रहती है और उसे ये देखते हुए कुछ बोलती भी है। माया को लगा शायद वो वही बातें कर रही होगी जो उसके साथ गुजरी। खैर, वो उसे कुछ नहीं कहती और गाड़ियों तक ये लोग आ जाते हैं। इनका वापसी का सफर बिल्कुल नॉर्मल था और फाइनली ये लोग अब अपने शहर आ चुके थे। माया के भाई और कजिन्स एदा को एदा के घर पे छोड़ने के लिए आए। घर आते ही एदा अपनी मॉम से भी नहीं मिली और सीधा घर के अंदर चली गई, जिससे उसकी मॉम को काफी अजीब फील हुआ। खैर, माया तो यहाँ से चली गई और जैसे जैसे रात गहरी हुई एदा की तबीयत दोबारा से बिगड़ने लगी। उसकी बॉडी बुरी तरह से कांपने लगी और एदा पागलों की तरह हंसने लगी। उसकी हंसी डरावनी थी। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसकी मॉम इतनी ज्यादा डर गई कि उन्होंने मस्जिद से उस्ताद साहब को बुला लिया। उन्होंने एदा के ऊपर कुछ पढ़ा भी, लेकिन उनकी कोई भी बात एदा पर असर नहीं कर रही थी। इसलिए एदा के मॉम और डैड उसे हॉस्पिटल ले गए, लेकिन हॉस्पिटल में भी उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई। डॉक्टर्स उसका इलाज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि डॉक्टर्स को तो उसकी बीमारी की ही समझ नहीं आ रही थी। अब माया और माया के भाई जब एदा से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आए तो एदा के डैड बहुत ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने तो माया और माया के भाई को डांट भी दिया कि ये सब माया की वजह से हुआ है। माया की जिद और कहने पर ही एदा उनके साथ माउंटेन्स पर गई थी और वहाँ से आने के बाद से उसकी तबीयत लगातार खराब ही होती जा रही है। वो उसे कहते हैं कि अगर तुम उसे ट्रैकिंग के लिए जाने का ना कहते तो शायद आज मेरी बेटी ठीक होती। वो माया से कहते हैं, या तो तुम किसी तरह ये सब कुछ ठीक कर दो या मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। माया परेशान हो चुकी थी। इस सब में उसकी तो कोई गलती नहीं थी। वो कॉलेज में भी परेशान और खोई खोई रहती है, जबकि यहाँ एदा आज भी हॉस्पिटल में है। जैसे ही रात गहरी होती है, यानी आधी रात हो जाती है, तभी एदा दोबारा उसी एंटिटी को देखती है जिसे उसने मूवी के स्टार्ट में देखा था। वही पतली सी लंबी सी बूढ़ी सी चुड़ैल। उसको देखते ही एदा की तबीयत दोबारा से बिगड़ जाती है। सुबह में माया उससे मिलने भी आती है उसका नाश्ता लेकर। माया उसके साथ काफी सारी बातें करती है और एदा उसे अपनी हालत के बारे में बताती है कि उसे कैसे डरावने वियन आते हैं और अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती हैं। माया उसकी बातें तो सुन रही थी, लेकिन माया को लगा कि शायद एदा ये सारी बातें इसलिए कर रही है क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं। वो ये सारी बातें आकर स्कूल में अपने दोस्तों को भी बताती है। सभी लोग परेशान हो गए ये सोचते हुए कि पता नहीं क्यों एदा ऐसी हो गई। अगले दिन सारे दोस्त मिलकर एदा से मिलने के लिए चाहते हैं और उसके लिए प्रे भी कहते हैं कि एदा जल्दी ठीक हो जाए और वापस उनके साथ आए।
यहीं से बातें करते करते एदा एकदम से अपनी बाईं तरफ मुंह कर लेती है और दरवाजे की तरफ घूरने लग जाती है। वो माया से कहती है, देखो वो दोबारा आ गई, वो वहीं पर तो है। लेकिन किसी को दरवाजे के पास कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सबने उसे समझाने की कोशिश की कि दरवाजे के पास कोई नहीं है, लेकिन एदा किसी को वो न समझा पाई जो उसे नजर आ रहा था। खैर, रात होती है और रात में एदा की तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है। उसकी बॉडी में झटके लगते हैं, उसको सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है और जब उसको खून की उल्टी होती है तो तब वो मर जाती है। जैसे ही ये खबर उसके घर और दोस्तों को पता चलती है तो वहां पर कयामत टूट आती है। उसके घर के आसपास रहने वाले सभी लोग एकदम से एदा के मरने पर शौक रह चुके थे। ये सब कुछ ही दिनों में तो हो गया था। 3 से 4 दिन पहले एदा बिल्कुल ठीक थी और आज एदा उनके दरमियान में ही नहीं थी। माया की तो हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि महीनों बाद भी वो अपनी बेस्ट फ्रेंड एदा को नहीं भूल पाई। एदा की मौत ने सबसे ज्यादा जो डिस्टर्ब किया था वो माया को किया था और उसकी एक वजह ये भी थी कि एदा के डैड ने उसकी इस हालत का और मौत का जिम्मेदार माया को ठहरा दिया था। हर रात उसे एदा के ख्वाब और एदा के विजन्स आया करते थे। ऐसे ही उसकी बातें याद करते करते एक दिन उसे याद आता है कि जब ये लोग हाइकिंग के लिए निकल रहे थे तो एदा के डैड ने एदा को चुपके से कोई पोटली पकड़ाई थी और उसे कहा था कि ये माउंटेन्स वाली झील में फेंकाना, और एदा ने माउंटेन्स वाले झरने में जाकर उसे फेंक भी दिया था। और उसी जगह पर तो माया ने वो एंटिटी देखी थी। ये सारी बातें सोचकर वो डर जाती है और सुबह होते ही ये सारी बातें एदा की मॉम को जाकर बताती है। एदा की मॉम भी हैरान हुई और उन्होंने फौरन अपने हस्बैंड से जाकर पूछा कि उस दिन आपने जो एदा को पोटली दी थी आखिर वो क्या थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एदा के डैड उन सब लोगों को एक खास रूम में नहीं जाने देते थे। एदा की मॉम आज गुस्से में थी, वो उस रूम के अंदर चली गई जहाँ जाकर उन्होंने देखा कि एदा के डैड अजीबो गरीब सा कोई रिचुअल कर रहे थे, यानी ब्लैक मैजिक कर रहे थे, काला जादू कर रहे थे। और यहाँ आकर कहानी के सारे पन्ने खुल जाते हैं। मसला असल में ये था कि एदा के डैड का बिजनेस बहुत ज्यादा खराब जा रहा था। उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे उस पर किसी ने काला जादू कर दिया हो, और जैसे ही उसे ये बात पता चली कि उसका एक दुश्मन उस पर काला जादू कर रहा है तो उससे बदला लेने के लिए एदा के डैड ने भी एक तांत्रिक से कांटेक्ट किया। उस तांत्रिक ने काला जादू कर कर एदा के डैड को एक डॉल दी जिसे उन्हें घर से बहुत ज्यादा दूर फेंकना था। अब जिस दिन एदा के डैड उस तांत्रिक से मिलकर घर आए उसी रात एदा हाइकिंग के लिए जा रही थी। उन्होंने ये काम एदा को सौंप दिया, ये भी सोचे बगैर कि वो जिस पर ये काला जादू, ये कर्ज, ये श्राप दे रहे हैं, ये श्राप पलटकर उनकी बेटी को या उनको भी नुकसान पहुंचा सकता है। उस दिन से पहले से ही जब जब उसके डैड इस ब्लैक मैजिक के अंदर इन्वॉल्व हो रहे थे, एदा की भी तबीयत उसी दिन से खराब होती जा रही थी। उसके बाल झड़ने लगे थे, उसके मुंह और नाक से खून आने लगा था। यानी एदा के डैड जिस किसी पर भी काला जादू करवा रहे थे वो पलट कर उन्हीं के ऊपर वार कर रहा था। एदा की मॉम को जब ये सारी कहानी पता चलती है तो वो फूट फूट कर रो देती है। वो कहती है, मुझे आपसे ही उम्मीद ही थी, आपने ही मार दिया हमारी बेटी को। लेकिन यहाँ पर एदा के डैड भी रोने लगे और कहने लगे, मेरा ये सब करने का ये मकसद था ही नहीं, मैं तो अपनी फैमिली को बचाने के लिए, सब कुछ ठीक करने के लिए कर रहा था। मुझे क्या पता था इससे हमारी एदा ही चली जाएगी। एदा के डैड को अब ये एहसास हो चुका था कि उन्होंने जो गलत हरकत की थी उसकी सजा उन्हें मिल चुकी थी। सब लोग अब एदा की मौत से थोड़ा आगे निकल आए थे। पहले वाले ही 6 फ्रेंड्स का ग्रुप दोबारा एदा की याद में उसी माउंटेन्स पर हाइकिंग के लिए जाता है जहाँ एक खास पॉइंट पर माया को एदा की परछाई मिलती है जिससे वो बातें करने लग जाती है। और यहाँ पता चलता है कि माया आज भी एदा को नहीं भूली थी। और बस यही सब दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी नया अपडेट मिस न करें। और अगर आपको मूवीज में दिलचस्पी है तो यह चैनल आपके लिए परफेक्ट है। हम हर हफ्ते नई वीडियो अपलोड करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।